हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो अगर लिंकेज की हम बात करें तो लिंकेज हम किसको बोला जाता है? लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन इनहेरिटेड टुगेदर। ये जीन की एक आदत है जो कि ग्रुप ग्रुप में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं या फिर इनहेरिटेड होते हैं, यानी उनके पेरेंट्स से लेके प्रोजेनी तक। जैसे कि वैसे अगर ये ए बी सी का ग्रुप है तो ऐसे ही अगर ए जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर, बी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द round seed shape, and C is the responsible for the hairiness, suppose hairiness on the plant, hairiness इसके वजह से वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी जैसे काटे काटे लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, एग्जांपल लिया है हमने। तो ये तीनों के तीनों कैरेक्टर, इनमें क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, जो कि मेंडल्स ने बताया था। मेंडल्स ने क्या बताया था उनके लॉ में कि एक लॉ बताया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो जीन होते हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं सेग्रीगेटिंग जनरेशन में, दैट इज द मेजर सेग्रीगेटिंग जनरेशन F2 होता है, जिनमें ये जो जीन है एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं। इट गेट्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन, बट इट्स नॉट हैपनिंग इन दैट केस। इस केस में ये नहीं हैपन हो रहा है कि इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहा है। ये जो पेरेंट्स में थे तो पेरेंट्स से लेके प्रोजेनी में भी क्या यही जीन पाए जा रहे हैं। ऐसे के ऐसे जीन, इनमें सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, यही जीन पाए जा रहे हैं प्रोजेनी में भी उनके। तो इसी को बोला जाता है लिंकेज। लिंक है यानी लिंक्ड है, चिपके हुए हैं, उनका कुछ तो भी संबंध है और वैसा ही वो जो भी रिलेशन है वो फॉलो अप कर रहे हैं उनके नेक्स्ट जनरेशन में। तो अगर हम लिंकेज की डेफिनेशन हम बोलते हैं तो लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन inherited together ओके, नेक्स्ट जनरेशन में एक दूसरे के साथ ही जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक इम्पोर्टेंट थिंग मानी जाए, लिंकेज किस में पाया जाता है? लिंकेज पाया जा रहा है तो लिंकेज के लिए द डिस्टेंस बिटवीन, आपको एक बात पता होगी कि ये जो जीन है वो जीन कहाँ पे लोकेटेड है? जीन ये क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। ओके, जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, जिनमें उसके स्टडी में जो मेंडल्स लॉ और बाकी के साइंटिस्ट ने जो स्टडी किया था उनमें पैरेलल वेरिएशन पाया गया। तो जीन कहाँ पे लोकेटेड? लीनियर पोजीशन में क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जो इसमें एक और थिंग है लिंकेज ग्रुप। ओके, लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप किसको कहा जाता है? लिंकेज ग्रुप कहा जाता है जिनमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो एक उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, उनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा और वैसे के वैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, नेक्स्ट उनके प्रोजेनी में। जैसे ग्रुप में थे तो ग्रुप के ग्रुप में ही जाएंगे, उनमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। वो जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में लेके थे तो वैसे के वैसे कैरेक्टर्स कहाँ पे जाने वाले हैं? आपके प्रोजेनी में जाने वाले हैं। तो मैक्सिमम जो लिंकेज ग्रुप होता है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। एक्चुअल में जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? मियोसिस के बाद जब सेल डिवीजन होता है तो हमें पता है कि हमें जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। अगर इसमें क्रोमोसोम नंबर अगर 10 क्रोमोसोम नंबर होगा किसी स्पीसीज का, अगर मेज की बात कर लो तो मेज में अगर 20 क्रोमोसोम नंबर है तो 20 किसका क्रोमोसोम नंबर है? दिस इज द 2n क्रोमोसोम नंबर है, मेज का 2n क्रोमोसोम नंबर 20 है। तो अगर ये हैप्लॉइड इसमें मियोसिस होती है तो हर एक के इसमें हमें 10-10 क्रोमोसोम मिलेंगे। कितने क्रोमोसोम मिलेंगे? 10 ही क्रोमोसोम मिलेंगे, क्योंकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ये QS2n में पाए जाते हैं और यहाँ पे जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द 10 रहेंगे। क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक ही सेट में यूनिक क्रोमोसोम्स कितने हैं? 10 ही है। उनका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जैसी की वैसी कॉपी बाकी दूसरे इसमें, क्योंकि क्यों बनाई गई है दूसरी कॉपी? क्योंकि एक जो आया है वो मेल से आया है
और एक जो आया है वो फीमेल से आया है, एक ये मेल से आया है और एक फीमेल से आया है। इस वजह से हमें वो दो दिख रहे हैं। ओके, एक्चुअल में अगर मेल और फीमेल की बात कर लो तो मेल में भी तो अगर स्टिग्मा है तो स्टिग्मा भी हमें, जब मियोसिस होती है तो स्टिग्मा में 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे अगर मेज की बात कर रहे हैं तो, फॉर एग्जांपल। और उसके पोलन ग्रेन में भी 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। जब इसमें जाइगोट फॉर्म होगा तो जाइगोट में मिलके कितने क्रोमोसोम बनेंगे, 20 क्रोमोसोम बनेंगे, और जो सोमेटिक सेल्स के क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करेंगे। इसलिए हम मियोसिस को बोलते हैं मेंटेनर ऑफ स्पीसीज क्रोमोसोम्स नंबर, स्पीसीज का क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने वाली सेल डिवीजन इसलिए कहा जाता है। तो क्या होता है, जब ये यंग क्रोमोसोम नंबर जब आते हैं तो इसमें जो यूनिक सेट होता है, तब उसके बाद ये क्या करते हैं, इसकी होमोलोगस कॉपी, इस ये एक आया किससे, ये सपोज फीमेल से आया और दूसरा वाला क्रोमोसोम मेल से आया। इसमें जो 10 क्रोमोसोम थे, सपोज ये एक क्रोमोसोम नंबर का है तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाती है। एक नंबर का क्रोमोसोम है, फिर ये 2 नंबर का क्रोमोसोम आ जाएगा। ओके, 2 नंबर वाला क्रोमोसोम में पेयरिंग हो जाएगी। एक्चुअल में ये जब सिंथेसिस स्टेज में इंटरफेज में जाते हैं तो ये उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लेते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे बना लेते हैं, यानी रेप्लिकेट हो जाता है। जो डीएनए होता है वो इंटरफेज में रेप्लिकेट हो जाता है। तो एक्चुअल में इतने ही क्रोमोसोम्स थे जिनमें ये इसको क्या बोला जाता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। हमने ऑलरेडी मियोसिस में पढ़ा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होती है, पेयरिंग होती है। और फिर क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिंग, और क्रॉसिंग ओवर के कारण ही जो वेरिएशन आते हैं वो एक्सचेंज, इसका मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज हुआ और इसका मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज हुआ। और एट ए टाइम टेट्राड स्टेज पे, यानी 4 क्रोमैटिड्स है इसलिए टेट्राड स्टेज कहा जाता है, 1 2 3 4। ओके, 4 क्रोमैटिड है इसलिए एक को हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, और ये पूरा जो होता है वो क्रोमोसोम होता है। तो ये कौन सा वाला क्रोमोसोम है, जो डुप्लीकेट हो चुका है वो वाला क्रोमोसोम्स है। एक्चुअल में जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो क्रोमोसोम हमें ऐसे ही, यानी इंटरफेज के बाद या फिर इंटरफेज में ही क्रोमोसोम रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं। तो इसमें अगर सिंथेसिस हो गया तो आपको 2 दिखेंगे, अदरवाइज एक ही दिखेगा। जो टीलोफेज में आपको ऐसे ही दिखेगा और जो इंटरफेज खत्म हो जाएगी मेटाफेज में आपको ऐसे ही दिखेगा क्रोमोसोम। ओके, तो अगर क्रॉसिंग ओवर तो आपको पता है कि इंटरफेस के बाद ही होती है, यानी क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया है तो इसके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स है उनको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये 2 क्रोमोसोम है, ये एक ही नंबर का क्रोमोसोम है, यानी ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक नंबर का पेयरिंग हो जाता है, 1 1 2 2 3 3 4 4, एक मेल से आया एक फीमेल से आया, एक मेल से आया फीमेल से आया, एक मेल से आया फीमेल से आया। ओके, like that. So all homologous chromosome get pair in the meiosis and it get एंटर इनटू द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में मियोसिस फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर में एंटर हो जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जब भी होती है तो किन में होती है, दोनों क्रोमैटिड्स में होती है, तो इसको बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इन दोनों को क्या बोला जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इन दोनों को भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोला जाएगा। और अगर एक ही, ये अगर दो है तो उसको क्या बोला जाएगा, सिस्टर। एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स है उनको बोला जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स। और होमोलोगस क्रोमोसोम के अगर क्रोमैटिड्स में रिलेशन हम चाहते हैं तो उनको बोला जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोला जाएगा, ये 2 कौन से हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कुछ चेंज हो सकता है, दोनों में ही चेंज हो सकता है। एक्चुअली जो आधा रहेगा वो जैसे कि वैसे ही रहेगा, उनमें चेंज नहीं होगा। तो मिनिमम 50% ये पैरेंटल टाइप ही जीनोटाइप होता है, पेरेंट्स से ही अपने पास लिंक्ड जीन आते हैं। ओके, पेरेंट में जैसे थे, अगर पूरा चेंज होता था तो मैं हमेशा बोलते रहती हूँ कि अगर पूरा चेंज होता है, पूरा क्रॉसिंग ओवर होता है, तो अगर हम बनाना का या फिर हम मैंगो का सीड या फिर हम मेज का सीड लगा रहे हैं तो पूरा अगर चेंज ही हो रहा है, पूरा क्रोमोसोम चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो सीड ही, प्लांट ही चेंज हो जाएगा ना। इसलिए 50% तो अपने क्या रहेंगे, पैरेंटल टाइप ही रहेंगे। तो पैरेंटल टाइप क्या हो रहे हैं, 50% पैरेंटल टाइप है। तो पैरेंटल टाइप क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व, ये जो 2 क्रोमैटिड है 50%
क्रोमेटिड से क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ओनली ये जो नियर अबाउट है वही क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनको बोला जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इनमें क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। अगर हम इसको अगर कलर से हम भर देते हैं, तो अगर हम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अगर हम देखेंगे तो इसका थोड़ा पार्ट हमें इसमें दिखेगा, इसका थोड़ा पार्ट हमें इसमें दिखेगा और इसका थोड़ा पार्ट हमें इसमें दिखेगा। ओके, ऐसे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया। और ये अगर हम ऐसे क्रोमोसोम लेते हैं, ये 1 नंबर का ही क्रोमोसोम है, अगर हम ये वाला लेते हैं तो इसका थोड़ा पार्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया। बाकी तो क्रोमोसोम जैसे के वैसे है, बाकी जो क्रोमोसोम है जैसे के वैसे, तो जो जैसे के वैसे है उनको क्या बोला जाता है, लिंक्ड जीन। यहाँ पे जो भी जीन होंगे ऑब्वियसली वैसे के वैसे कहाँ पे जा रहे हैं, प्रोजेनी में जा रहे हैं। तो प्रोजेनी में जा रहे हैं तो उनको क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ जीन इज कॉल्ड एज द लिंकेज बिकॉज दे आर गो इनहेरिटेड टुगेदर एंड दैट ग्रुप। अगर हम मैक्सिमम कितना लिंकेज हो सकता है, अगर हम जैसे कि वैसे बोले कभी क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम हमें जो इतना जो क्रोमोसोम है, ये जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है, उनको बोला जाता है कि एक कितने जीन में लिंकेज हो सकता है। तो एक क्रोमोसोम में जितनी जीन प्रेजेंस है, एक क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम हमारे पास मैंने बोला था कि कितने क्रोमोसोम है, सपोज ये मेज है तो मेज में कितने हैं, 10 क्रोमोसोम्स है, 10 क्रोमोसोम्स है। ओके, मेज में कितने क्रोमोसोम्स है, 10 क्रोमोसोम्स है। ओके, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 क्रोमोसोम है, यानी इनके पास लिंकेज किन में है, तो लिंकेज ऑब्वियसली एक क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन रहेंगे, सपोज इसके ऊपर कलर का जीन है, इसके ऊपर हाइट का जीन है, यहाँ पे इसके सीड शेप का जीन है, यहाँ पे इसके सीड शेप का जीन है, यहाँ पे इसके अलग अलग कैरेक्टर्स के जीन है। तो ये सपोज इसमें कलर का है, सीड शेप का है, सीड हाइट प्लांट हाइट का है, तो ये सभी क्या है, लिंकेज है, लिंक्ड जीन है। यही क्या हो सकते हैं, जैसे कि वैसे नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं। ऐसे इनको और इनको बोलेंगे कि जैसे कि वैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाओ, तो जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं। इन यही जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जैसे कि वैसे जा सकते, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द लिंकेज ग्रुप। इन्हीं को बोला जाता है लिंकेज ग्रुप। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मेज में हाउ मेनी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन द मेज, देयर इज द 10 नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन द मेज। 10 ऐसे ग्रुप है जिनके ग्रुप है, यानी बहुत सारे ऐसे जीन्स है जो कि लिंक्ड रह सकते हैं, जिनमें हम क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होते हैं। अगर नहीं क्रॉसिंग ओवर हुई तो वैसे के वैसे पैरेंटल टाइप में जाते हैं, जो कि हमें सिलेक्शन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दैट इज द लिंकेज, दैट इज द लिंकेज ग्रुप। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि आपको लिंकेज समझ में आ गया होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द लिंकेज, द टेंडेंसी ऑफ जीन इनहेरिटेड टुगेदर। अगर इसका जो स्टडी है, इसका जो मेज में ही किया गया था, इसके हैसिंगटन ने किया गया था। हैसिंगटन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने मेज में 2 कैरेक्टर्स के लिए इसका जो एग्जाम्पल है वो दिया था। एक तो था उसका सीड शेप जो कि एच से कैपिटल एस और स्मॉल एस से एस एच और स्मॉल एस एच से डिनोट किया जा रहा था। ओके, यानी अगर सीड शेप इसका राउंड है तो कैपिटल एस एच, और श्रंकन है तो राउंड नहीं, हम इसको फुल बोला था, फुल है यानी राउंड है तो कैपिटल एस एच और हम ऐसे ले लेते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। कैपिटल एस और स्मॉल एस, श्रंकन टाइप है तो किससे, स्मॉल एस से। वही अगर इसका जो अदर कैरेक्टर्स है, जैसे कि ये जो सीड शेप हो गया, उसके बाद उसको अगर हम अनदर कैरेक्टर इज द कलर ऑफ
फ्लावर, कलर है तो अगर रेड है तो उसका आर से, और व्हाइट है तो स्मॉल आर से। ऐसे करके उन्होंने एग्जाम्पल लिया था और उन्होंने पाया था कि पैरेंटल टाइप प्रोजेनी हमेशा ज्यादा आ रही है। जब उन्होंने होमोजाइगस पेरेंट्स लिया, अगर पेरेंट्स उन्होंने पेरेंट उन्होंने एक बार उन्होंने कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल एस और स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल एस, इनमें जब क्रॉस किया तो उन्होंने पाया कि ये तो F1 मिल गया उनको, क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एस स्मॉल एस। और उन्होंने जब टेस्ट क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस की प्रोजेनी हमें कितना होनी चाहिए, 1:1:1:1 एज पर अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ इट शुड बी सेग्रीगेट 1:1:1:1। ओके, ऐसे आना चाहिए जैसे मेंडल्स जी ने बताया था कि अगर उनमें कंप्लीट डोमिनेंट है, अगर उनमें लिंकेज नहीं है, अगर उनमें एपिस्टेटिक, क्योंकि यही सारे रीजन है जिसके वजह से मेंडल जी को जब उन्होंने जो लॉ दिए थे तब उनको सभी तरफ से उनको उनके लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। क्यों, किसके कारण, क्योंकि बाकी साइंटिस्ट ने जब वही रिसर्च दूसरे क्रॉप में करके देखा तो एपिस्टैटिक्स इफेक्ट होने के कारण या फिर लिंकेज इफेक्ट होने के कारण या फिर जीन इंटरेक्शन होने के कारण या फिर प्लियोट्रॉपी होने के कारण, इस सब चीजों के कारण वो जो रेशियो है वो क्या हो रहा था, इट गेट डाइवर्टेड, रेशियो डाइवर्ट हो रहा था। जो मेंडल जी ने बताया कि डायहाइब्रिड रेशियो 9:3:1 आता है, लेकिन कब आता है वो रीजन उन्होंने तब नहीं बताया था। कब आता है, जब उस जीन में अगर एपिस्टैटिक इफेक्ट नहीं हो, क्या नहीं होना चाहिए, एपिस्टैटिस नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, लिंकेज नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जीन इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, प्लियोट्रॉपी नहीं होनी चाहिए, प्लियोट्रॉपी नहीं होनी चाहिए। तो यही सब रीजन है जिसके कारण हम जब बोलते हैं कि ये जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है। हमने जब एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टेड रेशियो इज अ 9:3:1 एंड व्हाई दैट रेशियो इज गेट डाइवर्टेड। तो ये रेशियो, ये सब चीजें होने के कारण डाइवर्ट होता है। या फिर मैटरनल इफेक्ट भी हो सकता है, कभी कभी जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होते हैं, मैटरनल इफेक्ट, इसके कारण भी क्या होता है। ऐसे 7 रीजन है टोटल जो रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन में बताए गए हैं कि ऐसे 7 रीजन है जिसके कारण क्या होता है, वो जो पॉपुलेशन हमने एक्सेप्टेड प्रोजेनी निकाली थी वो डाइवर्टेड हो जाता है। तो इसका तो मेन रीजन है लिंकेज, जो कि हमें यूजफुल होता है एट द टाइप ऑफ सिलेक्शन। व्हेनेवर वी आर गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी, देन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन वी कांट बी इट गेट डाइवर्टेड अवर एक्सेप्टेशंस। हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि ऐसा आना चाहिए था, क्योंकि हमें तो नहीं पूरा पता होता है कि ये वाला जीन इसी क्रोमोसोम पे सेट है। अभी तो फिलहाल में तो एडवांस स्टडीज हो गई है, जो मॉलिक्यूलर स्टडीज है उसके कारण हम बहुत सारा जीन को कोडिंग करने में, बहुत सारे डीएनए को कोड कर सक रहे हैं। हमें पता चल गया है कि कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट होता है। तो हमने ये जो बहुत सारे रेफरेंसेस तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन हम at the whenever we are go for the selection at field level we are not sure that the characters, अगर हम बोल रहे हैं कि हमें हाई यील्डिंग वाला कैरेक्टर चाहिए तो it not be compulsory, it should be present on that one chromosome। अगर one chromosome पे है तो हमें सिलेक्शन के लिए इजी हो जाता है। अगर अच्छे डिजायरेबल लिंकेज है तो इजी है, वही अगर अनडिजायरेबल लिंकेज इट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। अगर हमें प्रोटीन, सपोज एक क्रॉप है जो कि इसका यील्ड बहुत अच्छा है, प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अनदर जीन जो लिंक्ड है वो उसमें कुछ तो भी अलग टेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज ये ए जीन है जो कि बहुत प्रोटीन, हाई प्रोटीन के लिए है। ओके, एक सीड है, सपोज मेज ही ले लो, मेज में हाई प्रोटीन के लिए ए जीन है और उसी के साथ बी जीन है। बी जीन क्या कर रहा है, ऑर्डर जो टेस्ट है वो टेस्ट बिगाड़ रहा है, टेस्ट ऑफ सीड इज अ नॉट गुड। अगर टेस्ट गुड नहीं है, लेकिन ये जो जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है और ये बी यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत पास में प्रेजेंट, यानी वो लिंकेज है, जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं। उनको वो बोलते हैं भाई ब्रेक नहीं होना है, हमें जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे। तो लेकिन हमें तो ये वाला चाहिए, ये नहीं चाहिए।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसका भी हमें हमारे पास उपाय, हम कंटिन्यूअसली हमें इंटर क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें एक और चीज हमें देखनी है, आपको लिंकेज आई थिंक समझ में आ गया होगा, लिंकेज ग्रुप भी समझ में आ गया है और लिंकेज कैसे होता है वो भी समझ में आ गया है। लिंकेज होने के लिए इट इज अ कंपल्सरी शुड बी प्रेजेंट एट द वन chromosome at the same chromosome, that all genes should have to present at the same chromosome। लिंकेज अगर होता है तो ये कंपल्सरी पोजीशन है कि वो जो पूरे जो जीन है वो एक ही क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट करने चाहिए, एक ही क्रोमोसोम पे वो होने चाहिए, तभी जाके उनमें लिंकेज होगा, अदरवाइज उनमें लिंकेज नहीं होगा, हम लिंकेज की स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरे थिंग्स है, टेट्राड स्टेज में होता है, कब होता है, पैचेटिन में होता है, कब होता है, मियोसिस फर्स्ट में होता है, प्रोफेज फर्स्ट में होता है, और तब सॉरी ये क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस फर्स्ट में। ये जो लिंकेज है क्या होता है, सॉरी मियोसिस नहीं, क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस फर्स्ट में। तो लिंकेज है वो जैसे कि वैसे इनहेरिटेंस पाए जाते हैं। तो अगर हमने ये रेशो लिया था, इसमें दूसरा वाला दिया है, लेकिन अभी आप फिलहाल में समझने के लिए देख लो कि रेड कलर और व्हाइट कलर का है, और ये जो श्रंकन और फुल सीड है, तो ये जो पाया जाएगा रेड कलर श्रंकन, सॉरी फुल सीड पाया जाएगा। ओके, फुल सीड पाया जाएगा। अगर इसको हम क्रॉस करते हैं किससे, रेसेसिव पैरेंट, हमें टेस्ट क्रॉस करना है, रेसेसिव पैरेंट्स के साथ करना है। रेसेसिव पैरेंट्स बोले तो स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, अगर इसके साथ हम क्रॉस करते हैं तो हमें जो रेशियो 1:1:1:1 आना चाहिए था, तो उसमें क्या हुआ, हमें पैरेंटल टाइप, इस टाइप की प्रोजेनी और इस टाइप की प्रोजेनी ज्यादा है। हमें जो ये कैसी है, फुल और व्हाइट कलर की, सॉरी रेड कलर की, तो हमें ये वाली जो प्रोजेनी है, अगर टोटल 1000 आई थी, तो उनमें से हमें 400 इस टाइप की आई और 400 इस टाइप की प्रोजेनी आई। ओके, पैरेंटल टाइप हमें ज्यादा है, जो कि रेशियो हमारा क्या होना चाहिए था, 1:1:2:1। तो ये जो कौन सा रेड और फुल टाइप की आई 400, देन व्हाइट और फुल टाइप की आई हमारा 100, देन रेड और श्रंकन टाइप की आई हमारा 100, जो कि रिकॉम्बिनेंट है। ओके, रिकॉम्बिनेंट है, उनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है। और लास्ट वाली थी हमारी कौन सी, व्हाइट और श्रंकन टाइप की, तो श्रंकन टाइप की आई हमारी 100। अगर टोटल हमारी 1000 प्रोजीन है, तो जो रेशियो तो 1:1:1 आना चाहिए था, वो कैसे आया, 4:1:1:4। तो ये पैरेंटल टाइप ज्यादा है। तो जब भी लिंकेज होता है, हम लिंकेज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इट गेट मोर पैरेंटल टाइप, इसके कारण पैरेंटल टाइप ये ज्यादा आता है। अगर इसकी फेजेस की बात की जाए, ये हम ऐसे भी ले सकते हैं, जो ये जो है वो इसको हम बोलते हैं कि कौन सी फेज, इट्स कॉल्ड एज द कपलिंग फेज। कपलिंग, इसके 2 फेजेस होते हैं। लिंकेज के कितने फेजेस होते हैं, 2 फेजेस होते हैं, एक होता है कपलिंग फेज और सेकंड होता है रिपल्शन फेज। ओके, कपलिंग फेज होता है, रिपल्शन फेज होता है। कपलिंग फेज यानी व्हेन लिंकेज इज प्रेजेंट इन द डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन में या फिर रेसेसिव जीन में अगर लिंकेज है, तो उसको बोला जाता है कपलिंग फेज ऑफ लिंकेज। वही अगर रिपल्शन फेज में है, तो रिपल्शन फेज के लिए डोमिनेंट एंड रेसेसिव, इसमें स्मॉल एस आ जाएगा, और इसमें स्मॉल आर कैपिटल एस। तो ये एक रेसेसिव है, एक डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है। तो अगर कपलिंग फेज किसको कहा जाएगा, व्हेन लिंकेज इज बिटवीन द डोमिनेंट और रेसेसिव, while the linkage in between the dominant and recessive, दोनों में एक ही डिफरेंस है, किसका, एक में एट लगाना है और एक में एंड लगाना है। अगर अलग अलग दिख रहे हैं, एक कैपिटल दिख रहा है, स्मॉल दिख रहा है, डोमिनेंट और रिसेसिव में है, तो उसको रिपल्शन फेज बोला जाएगा, और डोमिनेंट या फिर रेसेसिव में है, तो उसको बोला जाएगा कपलिंग फेज। तो अगर हमने ये लिया था एग्जांपल,
तो ये एग्जांपल में अगर हम ऐसे लेते हैं तो ऐसे इस केस में भी हमें ये क्या है, रेड कलर, रेड और श्रंकन, ओके, और ये व्हाइट और श्रंकन। तो इसमें भी हमें क्या पाया जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल एस, स्मॉल एस। इसका भी हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, स्मॉल आर, कैपिटल एस, स्मॉल एस। टेस्ट क्रॉस करते हैं तो हमें ये जो प्रोजेनी है ये कैसी पाई जाएगी, यहाँ पे 100, यहाँ पे 400, यहाँ पे 400, यहाँ पे 100, यानी जो पैरेंटल टाइप थी, व्हाइट और फुल है, ओके, रेड और श्रंकन है एक पैरेंटल टाइप, और व्हाइट और फुल है, मैंने इसमें फुल लिखना चाहिए था, सॉरी, तो फुल है, ये देखो ये दोनों पैरेंटल टाइप, ये कौन सी है, पैरेंटल टाइप। तो पैरेंटल टाइप प्रोजेनी ज्यादा आई और रिकॉम्बिनेंट टाइप हमारी कम आई, तो इसमें भी हमें लिंकेज पाया जाता है, जो कि जो रेशो हमें 1:1:1:1 आना चाहिए था, वो कैसे आया, 1:4:4:1, okay, that ratio is a observed in that generation. The accepted ratio is a deviated, and on that basis we are decided the linkage is a present in that केस। उसमें हम डिसाइड करते हैं कि नहीं ये जो कैरेक्टर्स हमने जो लिए थे वो कैरेक्टर में लिंकेज है, ओके, ये डिसाइड किया जाता है। तो ये मेरे को लग रहा है कि आपको ये जो इसके फेजेस और पूरा लिंकेज समझ में आ गया, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, अभी यहाँ तक लिंकेज आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।